में चैप्टर इलास्टिसिटी स्टार्ट कर दिया, इलास्टिसिटी, और हमने जितना सीखा उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। खिंचना इलास्टिसिटी नहीं होता, खिंच के अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाना, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। खिंचती तो च्युइंगम भी खूब है, पर वो इलास्टिक नहीं हुई, इसलिए बॉडी के डिफॉर्मेशन पे मत जाना, बॉडी के डिफॉर्मेशन पे मत जाना कि बॉडी डिफॉर्म हो गई तो बहुत इलास्टिक हो गई, नहीं। इलास्टिसिटी इस प्रॉपर्टी का नाम ही नहीं है फिजिक्स में। इलास्टिसिटी का मतलब इफ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है ओरिजिनल शेप एंड ओरिजिनल साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड मैंने ये, और जिसमें ये इलास्टिसिटी नहीं होती, हम इस प्रॉपर्टी को रिवर्स, जैसे कंडक्टर का उल्टा इंसुलेटर, इलास्टिसिटी का उल्टा प्लास्टिसिटी होता है। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। और इस दुनिया में ना ही कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है और ना ही कोई परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आपने देखा होगा गुथा हुआ आटे में उंगली कर देते तो वो दब जाता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ट्राई करता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कोशिश नहीं करता, पर वो उसकी वापस आने की कोशिश हमारी आंखों से दूर रहती है, तो हमें लगता ही नहीं है कि वो वापस आया। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप किसी कुर्सी पे बैठे 2 घंटे या किसी गद्दे पे 2 घंटे बैठे, उठते हो तो क्या देखते हो, गद्दा उतना शेप डिस्टर्ब हो गया, शेप खराब हो गई, दब गया वो उतना। लेकिन जब आप अगले दिन उसी गद्दे पे आओगे तो वो फिर से ओरिजिनल शेप में मिलेगा। तो आपने देखा ना, उसने वो अपनी प्रॉपर्टी धीमे 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 रिगेन करी। तो आइए और चीजें सीखते हैं। पिछली क्लास में मैं ये भी सिखा चुका था कि भगवान ने एक प्रॉपर्टी दी है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जो सब में दी है, बस किसी में भगवान ने कम, किसी को ज्यादा। जैसे भगवान ने किसी को छोटा, किसी को लंबा बनाया है, किसी को कमजोर, किसी को ताकतवर बनाया है, किसी को अमीर, किसी को गरीब, वैसे ही रीस्टोरिंग फोर्स के मामले में भगवान ने सभी मटेरियलों को एक जैसा नहीं बनाया। जैसे सबकी डेंसिटी एक जैसी नहीं है, वैसे ही सब में रीस्टोरिंग फोर्स एक जैसी नहीं होती, किसी में रीस्टोरिंग फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, चलिए शुरू करता हूं, कि यदि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल शेप में है, फिर मैंने इस पर सपोज करिए, ठीक है, ठीक है, यहां पर एफ डी माने क्या नाम बताया था एफ डी का? डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स होती है तो ये तो आप लगाते हो, ये तो आप लगाते हो, ठीक है। बॉडी के अंदर ये, इसको लिख देता हूं मैं एफ आर माने रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। तो ध्यान रखना, ये रीस्टोरिंग फोर्स होती है जिसकी वजह से कोई बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ पाती है। आप इसे लगा सकते हो, आप इसे हटा सकते हो, इसे लगा सकते हो, इसे हटा सकते हो, लेकिन इसे ना लगा सकते ना हटा सकते। ये अपनी मर्जी की मालकिन होती है, इसके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन है। आपने लगाया, ये एक्टिवेट हो गई, आप इसे हटा दीजिए, ये नहीं हटेगी। ये कब हटेगी? ये कंप्लीटली जीरो कब होगी? देखो, आपने इसे लगाया, एफ डी माने डिफॉर्मिंग फोर्स, तो आप इसे हटा दो, ठीक है। तो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चला एफ डी, लेकिन एफ आर आपकी मर्जी से नहीं चलता। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिवेट हो गई, आपने इसे हटाया, ये नहीं हटी। ये तो पूरी बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कराने की कोशिश करने के बाद ही हटती है, ठीक है। तो ये जो एफ आर है, इसकी वजह से इलास्टिसिटी होती है, इसकी वजह से इलास्टिसिटी होती है, समझ गए? तो इसका मतलब यदि मैं इलास्टिसिटी को ई बोल दूं थोड़ी देर के लिए, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इलास्टिसिटी कहीं ना कहीं रिस्टोरिंग फोर्स के प्रोपोर्शनल रहने वाली है, क्योंकि जिसमें जितनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उसमें उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी। ये बात भेजे में घुसनी चाहिए, जितनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। लेकिन यही की यही एक बात और समझाई थी मैंने पिछली क्लास में, एक इसका दूसरा रूप भी देखिए। ये बात सबको समझ में आती है कि रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा तो इलास्टिसिटी ज्यादा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा तो वापस ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश भी ज्यादा। लेकिन अब दूसरी पहलू, एक और चीज सोचिए, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स तगड़ी होंगी उस बॉडी को डिफॉर्म करना आसान होगा या मुश्किल होगा? बताइए। मैं आपके लिए सेंटेंस छोड़ रहा हूं, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होंगी उस बॉडी को डिफॉर्म करना आसान होगा या मुश्किल होगा? बताइए, बताइए। जी हाँ, उसको डिफॉर्म करना मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा,
ये भी याद रखिएगा। ये बात भी बताई थी मैंने कि जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स तगड़ी होती है उसको डिफॉर्म करना आसान नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा 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 दिमाग में डालते जाइए, जिस बॉडी में जितनी रिजिडिटी होगी, समझ रहे हो ना, जितनी रिजिडिटी, ये नया वर्ड है लेकिन मैनेज कर लोगे आप, रिजिड रिजिडिटी, जिस बॉडी में जितनी रिजिडिटी होगी, फिर से आप पे छोड़ रहा हूं क्वेश्चन, क्या लगता है वो उतनी ज्यादा इलास्टिक होगी या कम इलास्टिक होगी? बताइए। जो बॉडी जितनी रिजिड होगी, जितनी रिजिड, और रिजिड बॉडी क्या होती है बोलो? हालांकि परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन रिजिड बॉडी वो होती है जिसकी शेप चेंज करना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल ठीक। तो तुषार सोचो, दोबारा सोचो। अच्छा भसड़ कर दी मैंने शायद, है ना? शुभम ने ठीक आंसर दिया है, शुभम ने ठीक आंसर दिया है। मुझे बताइए, मोर रिजिडिटी का मतलब मोर इलास्टिसिटी हुआ या लेस इलास्टिसिटी हुआ? इन दोनों में से ऑप्शन, लंबा नहीं टाइप करना चाह रहे तो ए और बी टाइप कर दो। बिल्कुल ठीक। बताइए, मोर रिजिडिटी का मतलब मोर इलास्टिसिटी या लेस इलास्टिसिटी? दिया बिल्कुल ठीक। और बोलो बेटा। हर्ष बिल्कुल ठीक। और बोलो। तुषार यही थोड़ा गड़बड़। तुषार पिछली क्लास ली थी आपने? कुलदीप बिल्कुल ठीक। तुषार मुझे ये बता, पिछली क्लास ली थी? जल्दी से बता, जल्दी बता, जल्दी 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 बता बेटा, 40 मिनट है मेरे पास। नहीं ली थी तुषार ने, देखा मैंने पहचान लिया। अक्षरा बिल्कुल ठीक। यही गड़बड़ हो गई आपसे, कर दी ना परेशानी वाली बात मेरे लिए। अब मैं पिछली क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, अलग से कभी रिकॉर्ड करूंगा, फिर इस आज का और इसका कोशिश करूंगा मिक्स करके डालूंगा। थोड़ी लैपटॉप की वजह से ये दिक्कत है और मैं भी अभी रिदम में नहीं हूं। तुषार गड़बड़ कर दी ना? ठीक है। तो मोर रिजिडिटी का मतलब केवल तुषार को छोड़ के सबने ठीक बताया कि मोर इलास्टिसिटी, क्योंकि रिजिडिटी पता है क्यों आई? क्योंकि सोचो, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी तो उसे दबाना मुश्किल होगा ना। चलिए धीमे धीमे सीख जाओगे। और यही वजह थी, मैंने पिछली क्लास में एक चीज और बताई थी, याद हो, सॉलिड की इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ गैस। बच्चे के लिए, जिसने साइंस नहीं पढ़ी उसके लिए रबर इज मोर इलास्टिक। ध्यान रखना, बच्चे के लिए रबर इज मोर इलास्टिक, बट बीइंग ए साइंस स्टूडेंट यू विल कम्स टू नो दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। और ये बात आज आपको फील नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको फील करा के मानूंगा। लेकिन हाँ, इतना तो मैंने पिछली क्लास में फील करा दिया था कि नहीं, कि खिंचना इलास्टिसिटी है ही नहीं जब तक आप अपने फ्रेम में से हटाओगे नहीं। मैं खुद कंफ्यूज, मैं क्यों किसी की बोलूं? जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने ऐसे एग्रेसिवली नहीं पढ़ाया था, हम इलास्टिसिटी वही समझते थे, रबड़ को खींचना है, ये खिंचना इलास्टिसिटी है ही नहीं। खिंच के वापस आने की टेंडेंसी स्टील में ज्यादा होती है, वापस आने की टेंडेंसी रबड़ की बजाय। चलिए कोई नहीं, धीमे धीमे वहां पे भी पहुंच जाओगे। ये तो था पिछली क्लास का रिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं ना, कब तक हम रिवीजन खेलते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के बात मानती नहीं है। अब मैं कहूं आपके सामने स्टील और इधर लिख दूं रबर, ठीक है, मैंने भले ही बोला कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ई फॉर इलास्टिसिटी, ई फॉर इलास्टिसिटी, मैंने भले ही बोल दिया कि मोर है, ज्यादा है, लेकिन फिजिक्स खुद ज्यादा और कम पे यकीन नहीं करती। बताया है ना मैंने कई बार कि वो ज्यादा इलास्टिक है, वो कम इलास्टिक है, वो ज्यादा इलास्टिक है, वो कम इलास्टिक है। ये फिजिक्स के शब्द है ही नहीं। ये क्या बात हुई? ज्यादा सी सोन पापड़ी देना भैया मुझे, दुकान पे जाके बोलोगे आप कि भैया मुझे ज्यादा सी सोन पापड़ी दे दे, है ना? यही मेरा एग्जाम्पल लेता है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अच्छा भैया थोड़ी सी सोन पापड़ी दे दे। शूज लेने जा रहे हो, भैया मुझे ज्यादा से जूते दिखा दे, है ना? ज्यादा से क्या होते हैं? अब सोन पापड़ी चाहिए तो एग्जैक्टली बताइए, आधी किलो सोन पापड़ी चाहिए, 1.5 किलो चाहिए, बताइए ये क्या ज्यादा सी सोन पापड़ी? तो ये क्या ज्यादा इलास्टिसिटी? जैसी मैं भी ये बात बोलूं कि ई उसकी ज्यादा है ना, तो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। सर क्या बकवास कर रहे हो आप हमें वैल्यू बताइए कि स्टील की इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इतनी है, 10, 15, 20, 50 जो भी है, और रबर की इलास्टिसिटी 15, 20, 50 जो है वो लिख के बताइए मैथमेटिकल। तो आइए इलास्टिसिटी को मेजर करना सीखते हैं कि इलास्टिसिटी कैसे मेजर होती है। ठीक है, अब आप पहले तो दिमाग में डालिए कि हम किस कदम की ओर बढ़ रहे हैं, कि हमें इलास्टिसिटी की डिग्री मेजर करनी है कि कैसे मेजरमेंट हो।
कि ये इतना इलास्टिक है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच कर सके। तो इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए पहला कदम होता है स्ट्रेस। पहला वर्ड आता है, हालांकि ये इलास्टिसिटी नहीं है ये, लेकिन इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए स्ट्रेस का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस वर्ड भी हमने जनरल लाइफ में सुना है जनरल लाइफ में। आज काम का बहुत स्ट्रेस है, लेकिन यहां स्ट्रेस का वर्ड का मतलब होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सीधी सी बात है, यहां मतलब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के नजरिए से सुनेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। थोड़ा थोड़ा प्रेशर जैसा भी लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। धीमे धीमे आप ये भी सीख जाओगे कि कब हम प्रेशर वर्ड यूज करते हैं, कब स्ट्रेस वर्ड यूज करते हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा अंतर भी नहीं है, लेकिन जैसे आप समय के हिसाब से सीख गए कि मुझे इससे बच्चा बोलना है और उससे अंकल बोलना है, बोलो, सीख जाते हो कि नहीं? समय के हिसाब से अपने आप ही सीख जाते हो कि उससे दीदी बोलना है, उससे आंटी बोलना है। बोलो, कोई सिखाता है आपको? अपने आप दीदी नमस्ते, आंटी नमस्ते, अपने आप ही सीख गए कि नहीं सीख गए? अरे ताऊ हटना, ताऊ, आप अपने आप सीख जाते हो। लेकिन एक कॉमन वर्ड सबके लिए, इंसान 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 इंसान। लेकिन ये अजीब सा लगेगा, इंसान नमस्ते, इंसान नमस्ते, इंसान पाए लागू, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा ना, तो इसलिए धीमे। तो आ जाइए, अभी केवल स्ट्रेस समझिए। स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। काम चलाने के लिए आप इसे प्रेशर बोल सकते हो, लेकिन प्रेशर और स्ट्रेस में एक बारीक सा अंतर है, वो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है ना। स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फिगर से समझाता हूं, जैसे सपोज करो ये वही वाला फिगर मैंने लिया, ठीक है। तुषार, तू आया क्यों नहीं था पिछली क्लास में? है, टाइप कर जब तक मैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास फिगर। मान लो मैंने यहां पे ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, ये कौन सी फोर्स? एफ डी। हालांकि डिफॉर्मिंग फोर्स का कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है ये, अब ठीक है ना। मैंने आपस में बातचीत करने के लिए एफ डी लिख दिया। और ये कौन सी फोर्स है? एफ। ये कौन सी फोर्स है? एफ आर। एफ आर माने रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ध्यान रखना, ये वाली फोर्स जो भी है, 8 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, जो भी है, और एरिया कौन सा वाला? जिस एरिया पर ये एक्टिवेट हुई है। समझ गए? ये जो शेडेड पोर्शन है, जिस एरिया पर एक्टिवेट हुई है। लेट मी क्लियर वंस अगेन। सपोज करो ये चौक का डिब्बा है। एक चीज कंसेप्चुअली क्लियर कर दो, बताना, ये लग जा, हाँ, ये चौक का डिब्बा है। यदि मैं ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, इमेजिन करो यहां, तो मैं ये वाला एरिया लूंगा। अब आप इस एरिया को देख लीजिए, ठीक है। और यदि मान लो मैंने इसको चौक को यूं करके लगा दिया डिफॉर्मिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस एरिया पे एक्टिवेट होंगी। तो अब बताइए, समझ गए कि नहीं कौन सा एरिया लेना है? यदि मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स यहां लगाई है इस एरिया पे, इतने एरिया को देखना है, इतने एरिया को, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इतनी एरिया पर जो एक्टिवेट हुई होंगी, तो वो फोर्स अपॉन ये एरिया। और यदि इस चौक के डिब्बे को मैं यूं रख दूं, देख रहे हैं ना, और यूं फोर्स लगाऊं, तो अब इतने बड़े एरिया पे एक्टिवेट होंगी। तो अब ये एरिया लेना है। तो यानी जिस एरिया पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिवेट हुई है, उसी एरिया को लेना है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें एक और चीज, फोर्स भले ही वेक्टर क्वांटिटी है, माना वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो ये है। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन ये है। समझ गए क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी भले ही रिस्टोरिंग फोर्स में डायरेक्शन होती है, पर स्ट्रेस की कैलकुलेशन के लिए आपको डायरेक्शन यूज नहीं करनी। स्ट्रेस इज जस्ट अ सिंपली स्केलर क्वांटिटी। इसमें यदि डायरेक्शन है भी तो आपको हटा देनी है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यानी भाई बिगिनर लेवल पे शुरुआत में ऐसे पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन अब आप एक एक कदम फूक के रखिए, बारीकी से पढ़िए। तो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो आपको डायरेक्शन लेनी नहीं है। तो अब आप बताइए, क्या स्ट्रेस नेगेटिव आ सकती है? जल्दी बोलो, स्ट्रेस नेगेटिव आ सकती है? जल्दी से टाइप करके बताओ, जल्दी से बताओ। स्ट्रेस जल्दी टाइप करो बेटा। कुछ स्ट्रेस नेगेटिव नहीं आएगी। ये फिजिकल क्वांटिटी डिजाइन ही ऐसी की गई है कि ये पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो यानी स्ट्रेस का डेफिनेशन ये रही
फिगर ये रहा, कौन सा एरिया लेना है वो भी क्लियर कर दिया, नहीं तो न्यूमेरिकल में भसड़ कर देते हैं बच्चे। दूसरी चीज कि स्ट्रेस, अच्छा यूनिट डायमेंशन आपका काम है, लेकिन चलो बताऊं मैं। स्ट्रेस पहली बात हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव स्केलर, ऑलवेज, क्योंकि डेफिनेशन ही ऐसी डिजाइन है उसकी, ऑलवेज पॉजिटिव स्केलर। अच्छा कुछ स्केलर ऐसे होते हैं ना जो नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, कुछ स्केलर ऐसे होते हैं, जैसे सपोज करो टेम्परेचर है, टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, नेगेटिव हो सकता है, आगे पढ़ोगे पोटेंशियल। कुछ स्केलर ऐसे होते हैं नहीं होते नेगेटिव, जैसे मास है, टाइम है, उसी कैटेगरी में ये स्ट्रेस है। फिर दूसरी बात, डायमेंशन निकालें इसकी डायमेंशन, तो फोर्स की होती है mlt -2 और एरिया की L2। वैसे मैं बताऊं ना, आज की डेट में टीचर का काम नहीं होता ये सब चीजें बताना कि डायमेंशन निकालो, यूनिट का काम भी बताना, या तो इससे बना लो, मैं फॉर्मूले से बना देता हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने फॉर्मूले से लिख दी, क्योंकि न्यूटन होगी रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स की अपॉन मीटर स्क्वायर, इसको शॉर्ट में पास्कल भी बोल सकते हो, पास्कल, PA पास्कल, है ना। तो ये हो गया स्ट्रेस ऑलवेज। अब आ जाइए इसमें एक और बात, चलिए अब कहने को मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा दिया, हाँ बोल। देख MLT -2 तो फोर्स की होती है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन सवाल आया था वो अपने आप ही सॉल्व हो गया। तीसरी बात, अब इसमें मैंने फॉर्मूला तो बोल दिया रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन इसमें एक इम्प्रैक्टिकल बात क्या है, हालांकि ये रिस्टोरिंग फोर्स हम कैलकुलेट थोड़ी नहीं कर पाते, सीरियसली नहीं कर सकते, या तो इसका कोई फॉर्मूला हो, है ना। हम इस रिस्टोरिंग फोर्स को, अरे अंदर एक्टिवेट हुई है, अब अंदर कितनी एक्टिवेट हुई है ये हमें क्या पता, हम कोई अंदर जान, अब एक बात हो, आपके मन में क्या चल रहा है ये मुझे क्या पता, है ना। तो अब इसके मन में रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है ये हमें क्या पता, तो फिर ये तो फॉर्मूला इम्प्रैक्टिकल हो गया, सीरियसली बात है, इम्प्रैक्टिकल हो गया। तो फिर हम इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक जुगाड़ लगाते हैं, इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाए, मतलब जैसे आपने कोई वजन रखा, तो वजन उसे दबा रहा होगा, एक जगह आकर रुक जाएगा, फिर फर्दर दबा नहीं पाएगा, तो जहां वो रुक गया वो इक्विलिब्रियम हो गया, और जहां इक्विलिब्रियम हो गया वहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होंगी। सोच के देखो भाई, आपने कोई वजन रखा, ठीक है, थोड़ी देर जहां आपने स्प्रिंग पे फोर्स लगाई, है ना, यहाँ पे एक मिनट सिचुएशन दिखाता हूं, जैसे स्प्रिंग खुली हुई है, ये स्प्रिंग, ठीक है, अब अचानक से यहां से कोई ब्लॉक भगा आ रहा है, भगा, तो जब ये इससे टकराएगा तो स्प्रिंग को दबाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स उसकी वेलोसिटी कम करेगी, ये इसे दबाएगा वो कम करेगी। तो सपोज करो एक स्टेज ऐसी आ गई जहां ये ऐसे करके थोड़ी देर के लिए, या मैंने रोक रखा है, इमेजिन करो, तो जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाए वो इक्विलिब्रियम होता है। तो एक काम बन गया आपका, ऊपर वाला शब्द जरूर पढ़ना, इन इक्विलिब्रियम, सिंस इन इक्विलिब्रियम ये और ये बराबर होंगे, थैंक गॉड, देयरफॉर ये जो फॉर्मूला है इसको फिर हम ऐसे यूज कर लेंगे। बोलो पल्ले पढ़ाए या नहीं, पल्ले पढ़ाए या नहीं, पल्ले पढ़ाइए, थैंक गॉड, क्योंकि ये फॉर्मूला तो बना दिया, दुनिया बनाने वाले काय को दुनिया बनाई, फॉर्मूला बनाने वाले तूने काय को फॉर्मूला बनाया, लेकिन फॉर्मूला बनाने वाले ने भी यही सोचा था कि ये तो तुम कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, बुद्धि लगा लेना, FR की जगह FD रख देना। तो इसीलिए स्ट्रेस का फॉर्मूला हम डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं, लेकिन असली फॉर्मूला ये है, इसमें तो कंडीशन अप्लाइड है। बताओ, हाँ कंडीशन अप्लाइड ये है कि इक्विलिब्रियम में होगा तभी FD FR बराबर होते हैं। ये हो गया स्ट्रेस। अब आइए एक कदम और, क्योंकि मैं स्ट्रेस चाह रहा हूं आज खत्म कर दूं। चौथी बात, इमेजिन करो, मैं एक सिचुएशन देता हूं, अब बार बार वो फिगर नहीं बना रहा मैं, है ना, इतनी अच्छी आर्ट नहीं है मेरी। अब सपोज करो ये फिगर है ना, अब आगे बढ़ते हैं एक कदम और। जरूरी है उंगली ऐसे की जाए, साइड से तिरछी, रैंडम भी तो की जा सकती है। तो अब मैंने एक जनरल सिचुएशन ले ली, होपफुली कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। और सपोज करो ये इक्विलिब्रियम का फिगर है, समझ गए मैंने क्या किया ये, यानी जो फोर्स है, अब आप इसे चाहे डिफॉर्मिंग फोर्स मान लेना, चाहे रिस्टोरिंग फोर्स मान लेना, मेरा फिगर इक्विलिब्रियम में, खत्म। तो अब बताओ, उंगली ऐसे भी तो हो सकती है, जैसे यहां पे कील ठोक दी, उसमें रस्सी बांध ली, रस्सी से खींच रहा हूं, बोलो, यहां पे कील ठोक दी, फिर रस्सी बांधी, रस्सी से खींच रहा हूं, इमेजिन करो, है ना। तो अब बताइए, फोर्स आड़ी टेढ़ी तिरछी भी हो सकती है,
अब स्ट्रेस के इफेक्ट को और अच्छे से समझना है, स्ट्रेस के इफेक्ट को और अच्छे से समझना है। तो एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। यदि फोर्स ऐसे है तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ लो। एक बताइए, कंपोनेंट तोड़ना तो आता है। एक तो इस एरिया के टेंजेंशियली, ये जो एरिया है ना उसके टेंजेंशियली, और एक इसी एरिया के नॉर्मल, यानी इस पापा की दो औलाद है। कंपोनेंट तोड़ना आप जानती हो। तो यानी ये तो थी पापा, ये तो थे पापा, एक्चुअल डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स जैसे भी मानना चाहो। इसके दो कंपोनेंट तोड़ लिए। तो क्योंकि ये औलाद टेंजेंशियली है तो मैंने इसको टेंजेंशियली कंपोनेंट टी लिख दिया, एफ टी। क्योंकि ये कंपोनेंट नॉर्मल है, नॉर्मल माने परपेंडिकुलर, तो एफ एन लिख दिया। तो एफ एन और एफ टी क्या है? इस एफ के कंपोनेंट। अब आपको एक्टिंग क्या करनी है? अब आपको ये देखना नहीं है, अब आपको यही नहीं देखना, क्योंकि यही करते हैं हम। बोलो मैकेनिक्स में यही कि जिसके कंपोनेंट तोड़ देते हैं फिर दो औलादें आती हैं, औलादें कहती है पापा आप आराम करो, आपका काम हम कर लेंगे। तो जब भी स्ट्रेस आड़ी टेढ़ी तिरछी लगे, आड़ी टेढ़ी तिरछी लगे, तो उसके दो कंपोनेंट तोड़ना। ये फिजिक्स आपको सिखा रही है करना यही, एक टेंजेंशियली तोड़ना और एक नॉर्मल तोड़ना, एक टेंजेंशियली और एक नॉर्मल ही तोड़ना कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद सुनिए, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, यही है। अब मैंने यहां ना तो डी लिख रहा ना आर लिख रहा। अब इस स्ट्रेस को हम दो पार्टों में पढ़ने जाएंगे, पढ़ने। एक है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और एक है टेंजेंशियली स्ट्रेस। एक मिनट रुको, एक मिनट, वहां नहीं पा रहा, इसे मिटा दो। स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। टिक टिक 1 2 3 4 5। चलो हाँ, तो ये जो स्ट्रेस मैंने पढ़ाई है इसके दो कंपोनेंट में तोड़ रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेस, अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने कभी मैटर पढ़ा, फिजिक्स को लगा यार और एक्यूरेसी से पढ़ना है और अच्छे से, तो एक काम करो, मैटर को डिवाइड करो, सॉलिड लिक्विड गैस। करा नहीं करा? क्योंकि सॉलिड की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की अपनी अलग होती है और गैस की अलग होती है। सेम ईयर स्ट्रेस पढ़ तो लिया आपने, लेकिन स्ट्रेस को दो कैटेगरी करने जा रहा हूं, और इस कैटेगरी की अपनी खूबियां होती हैं और इस कैटेगरी की अपनी खूबियां होती हैं। तो एक कैटेगरी है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, नोट्स आपके पास नहीं है, ठीक है। और एक है टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। चलिए अब आप बताइए, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। तो यदि मैं ऊपर केवल नॉर्मल कंपोनेंट लिखूं, ये वाला तो एफ एन लू और ये वाला एरिया लू, माना ए एरिया, तो इस कैलकुलेशन को, है तो फोर्स अपॉन एरिया ही ना, लेकिन अब फॉर्मूला बन गया नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, तो उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। और यदि आप समझदार हुआ, यहां क्या करूंगा मैं, यदि मैं ये वाली फोर्स लू, ये वाली एफ टी, और ये वाला ही एरिया लू क्योंकि इसी एरिया पर एक्टिवेटेड है, तो इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रेस को हम दो कैटेगरी करके पढ़ते हैं, और इस टेंजेंशियल स्ट्रेस का एक नाम और है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस से ज्यादा उस नाम को से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, SHEAR, शियर स्ट्रेस। तो बताइए क्या क्या कंपोनेंट वो नाम हो गए, एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, या नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। फॉर्मूला वेरी सिंपल, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना फॉर्मूला स्ट्रेस का। जब नॉर्मल स्ट्रेस है तो नॉर्मल कंपोनेंट डाल देना, ये वाली औलाद, और टेंजेंशियल स्ट्रेस है तो FT डाल देना। अब आपको एक खूबी बताता हूं, बताना, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में एक वर्ड आता था, इफ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल, बोलो सेंटेंस पूरा करो, इतना पोर्शन बस, सेंटेंस नहीं, आगे का शब्द पूरा करो। इफ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल डेड डैश देन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इस कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ के बताओ, दिया बिल्कुल, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड नहीं बोलना मैंने, बताइए। इफ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। तो सुनिए, सुनो आप बताता हूं, यदि किसी बॉडी पर नॉर्मल स्ट्रेस है तो वो बॉडी का साइज चेंज करने में लग जाती है, वो बॉडी का साइज चेंज करने लग जाती है, लेंथ बढ़ाने लग जाएगी, एरिया घटाने बढ़ाने लग जाएगी, वॉल्यूम घटाने बढ़ाने लग जाएगा। यहां साइज का मतलब ये है।
और यदि किसी बॉडी पर टेंजेंशियल स्ट्रेस है तो वो शेप चेंज करने में लग जाती है, शेप चेंज करने में लग जाती है। धीमे धीमे सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। पहले अब ये बात मेरी मान लो, यानी हम जो एक वर्ड यूज कर रहे थे ना कि इफ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो ध्यान रखना यदि किसी बॉडी पर इस टाइप की स्ट्रेस लग रही है तो इसका मतलब वो बॉडी की शेप चेंज होने वाली है, होने वाली है। अब जितनी होगी ये डिसाइड करेगा, और यदि ये वाली स्ट्रेस लग रही है तो साइज चेंज होने वाला है। दोनों लग रही हैं तो वो अपने हिसाब से साइज चेंज करेगी, अपने हिसाब से शेप चेंज करेगी। कोई एक लग रही है, जैसे सिर्फ ये लग रही है तो शेप नहीं चेंज होगी, सिर्फ साइज चेंज होगा, और अभी अभी सीख जाओगे। और सिर्फ ये लग रही है तो शेप चेंज होगी। लेकिन दूसरा नाम जो अभी बोला है ना उसे भी याद कर लेना। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है आज की तो, ठीक है, उधार के लैपटॉप से। अब आइए और कोशिश करता हूं आगे समझाने की, लेकिन सीख जाओगे बेटा, टेंशन मत लो। फिलहाल बस इतना सीखो, पापा की दो औलाद है, नॉर्मल कंपोनेंट अपॉन एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल कंपोनेंट अपॉन। और देखो मैंने नोट्स भी जो भेजे ना, मैं नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं। देखो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं कहां तक आपको। देखो मैंने ये देख लो सिंपल है यार, क्या पढ़ाना है इसको। देखो नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन, इट इज अ स्ट्रेस विच इज जनरेटेड ड्यू टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। लिख रहा है ना, आगे क्या लिखा है, अगेन इट चेंज द साइज ऑफ द बॉडी, लिख रहा होगा। आगे क्या लिख रहा है टेंजेंशियल स्ट्रेस में, इट इज अ स्ट्रेस विच इज जनरेटेड ड्यू टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड इट चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। आइए अभी एक चुल और है इसमें, अभी एक चुल और है वो भी देखते हैं। फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूं, स्ट्रेस को और अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये रहा स्ट्रेस, ठीक है। दो कैटेगरी हो गई, कौन कौन सी हो गई, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस, हरामखोरी में मैंने लिख दिया एनएस है ना, नॉर्मल स्ट्रेस, और एक शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एसएस, शियर स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस इज फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, पूरा लिख देता हूं, नॉर्मल स्ट्रेस, उसको फिर फर्दर, यानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिर्फ ये बताया था कि स्ट्रेस दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला Fn अपॉन ए, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला बोलो Fe अपॉन ए। नॉर्मल स्ट्रेस इज फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, एक है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और एक शियर, ओ सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक वॉल्यूम स्ट्रेस। समझा दूंगा, वो मेरे पे छोड़ो। वॉल्यूम स्ट्रेस, और इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, ये एक ही है। नॉर्मल स्ट्रेस को फिर से दो कैटेगरी कर दी है, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूम। वॉल्यूम बोल देते हैं या वॉल्यूम मैट्रिक भी बोल देते हैं, वॉल्यूम मैट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस बोल देते हैं या वॉल्यूम मैट्रिक भी बोल देते हैं। अभी जब मैं फिगर बताऊंगा ना तो भेजे में आएगा कि ये फर्दर कैटेगरी क्या है। ये कैटेगरी तो समझा दी सर आपने, नॉर्मल और टेंजेंशियल। अभी तो आपने आपके लिए एक परेशानी और दे रहा हूं, ये सारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, सॉरी बेटा फिजिक्स मैंने नहीं बनाई है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। लेकिन याद हो जाएगा, बहुत इजी है, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अब आपको ये शब्द भी समझ में आएगा ना, वो आता है ना सीमेंट में, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। बस, अब कोई कैटेगरी नहीं है स्ट्रेस की। आप कहोगे सर अब तो रुक जाओ, किए जा रहे हैं आप तो कैटेगरी, बच्चे को ये जान लोगे। तो स्ट्रेस दो कैटेगरी में, नॉर्मल और टेंजेंशियल। फिर नॉर्मल दो कैटेगरी, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूम। वॉल्यूम को थोड़ा और इधर खिसकाता हूं, ठीक है, वॉल्यूम। आइए अब सिखाता हूं क्या है ये कलेस, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस, और सुनो बाई चांस ये मीटिंग चली जाए तो जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होना ना तब तक थोड़ी देर के लिए और ले लूंगा क्लास, टेंशन मत लेना, है ना। क्योंकि फिर ये मैं फिर अगली क्लास में फिर शुरू से पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं अपने को दोबारा कह दूं, पहले ये बोला था कि ये मीटिंग चली जाए तो दोबारा मत आना,
लेकिन इस टॉपिक से पहले ही मीटिंग चली जाए तो दोबारा आना, जो मुझे लग रहा है आपको आना पड़ जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस क्या चीज है? देखिए, मान लो मैंने कोई पाइप या सिलेंडर लिया या वायर लिया, वायर को जूम करके दिखाता हूं, ठीक है? ये वायर है, बताना ये जो वायर लटक रहा है, यदि मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ऐसे सिलेंडर दिखेगा ना, ठीक? यदि मान लो मैं इसको खींचने लग जाऊं, है ना, ऐसे खींचने लग जाऊं, तो पता है क्या होगा? देखिए एक मिनट में, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कर सकता हूं समझाने की। एरो देखो मेरे, एरो देखो, एरो दिख रहा है? अब गौर से देखो, इस एरिया को देखो, शेडेड पोर्शन को, और ये FN नॉर्मल है या नहीं, पहले तो ये बताओ। ये जो दो एरो लग रहे हैं वो इस एरिया के नॉर्मल है या नहीं? नॉर्मल है ना, तो यानी है तो ये नॉर्मल स्ट्रेस भी, सेम ईयर, ऊपर भी FN, नीचे भी FN, N माने नॉर्मल। अब आप गौर से देखिए, मैंने जिस तरीके से दोनों और फोर्स लगाई है, आप इसको ऐसे फील करिए, सर तार को ऐसे खींच रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, ऐसे ऐसे। तो पहली बात कि ये जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि एरिया के नॉर्मल ही लग रही है। लेकिन उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है जिसमें किसी बॉडी की लेंथ चेंज होती है। क्या बोला मैंने? जिसमें किसी वायर की, सिलेंडर की, बॉडी की लेंथ चेंज होती है। क्या बोला? लेंथ चेंज होती है, इसमें लेंथ चेंज होती है। डेफिनेशन तो तमीज से नोट्स में लिखी रही है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पहली शर्त से नॉर्मल होना पड़ेगा, जो कि है, क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में, तो फोर्स को तो नॉर्मल ही होना पड़ेगा, जो कि मैंने फिगर दिखाया है, नॉर्मल है ना। इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वर्ड हम यूज तब करते हैं जब हमारी द्वारा लगाई गई स्ट्रेस या डिफॉर्मिंग फोर्स जो लगाई है वो नॉर्मल हो, और इस तरीके से नॉर्मल हो कि लेंथ चेंज होने लग जाए। और लेंथ में चेंज दो तरीके से आ सकते हैं, या तो लेंथ बढ़ेगी, बढ़ रही है ना, या घटेगी। तो टेंसाइल, टेंशन वर्ड आ गया ना, जैसे हम टेंशन सुन के आते थे, टेंशन का माने होता था पुलिंग फोर्स। टेंशन इज वन टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स, और जब किसी को खींचते हो तो लेंथ बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो इस सिनारियो में लेंथ बढ़ने लग जाती है। और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है? कंप्रेस वर्ड आ रहा है, जैसे जब हमारे बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, या सपोज करिए मैं अभी ब्रिज पे क्यों जा रहा हूं, ये है, इसको यूं दबाने लग जाऊं, तो यानी फिगर देखिएगा मैं क्या बना रहा हूं। ये रहा वही सिलेंडर, ठीक है, और इसको, अच्छा ये जो डॉटेड फिगर है वो है एक सॉलिड फिगर बनना है, एक डॉटेड। तो मैं समझाता हूं क्या है। सॉलिड फिगर है, इनिशियली ऐसा था ये, और डॉटेड का मतलब फाइनली ऐसा हो जाएगा। समझ गए फिगर या नहीं? ये वाला जल्दी बताओ कि सॉलिड का मतलब इनिशियली ऐसा फिगर था, फाइनली हमारी इस बदतमीजी से, इस हरकत से वो ऐसा हो जाएगा। ये फिगर का मतलब ये कि एक सॉलिड और एक डॉटेड। या तो एक बार केवल सॉलिड देखना, जैसे अर्जुन की निशाना मारता था ना चिड़िया की आंख पे, तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, तो एक बार सिर्फ सॉलिड सिलेंडर देखना और एक बार डॉटेड सिलेंडर देखना, सेम ही है। एक बार केवल सॉलिड सिलेंडर देखना, ठीक। अब देखना इसमें मैंने फोर्स ऐसे लगेंगे। अब बताइए इन फोर्स के एरो देख के क्या लग रहा है? फील आ रहा है? अपने आप फील आ जाएगा। क्या फील आ रहा है बोलो, जल्दी बोलो, क्या फील आ रहा है? कि ये कंप्रेस करने पे तो लिए। पहली चेकिंग करते हैं इस एरिया को, शेडेड एरिया को देखो, शेडेड एरिया को, ये फोर्स नॉर्मल निकली कि नहीं निकली? ये नॉर्मल निकली, नॉर्मल है। देखो इधर से भी नॉर्मल है, तो ये सॉलिड फिगर है इनिशियली, डॉटेड का मतलब फाइनली। तो अब आप बताइए इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी लेंथ चेंज हुई नहीं हुई? हुई ना। बस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब लेंथ चेंज होना, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे। लेकिन यदि वो बढ़ रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस, और घट रही है लेंथ, यानी इसमें जो लेंथ है वो बढ़ेगी और इसमें जो लेंथ है वो घटेगी। पहले बताओ इधर की कैटेगरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और मैंने फिर से याद दिला दूं, नॉर्मल स्ट्रेस ने एक जिम्मेदारी ली थी कि मैं साइज चेंज करूंगी, शेप नहीं चेंज करूंगी। शेप पहले भी सिलेंडर, बाद में भी सिलेंडर, अब भी सिलेंडर, बाद में भी सिलेंडर, शेप नहीं चेंज कर रही वो।
तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होगा दो कैटेगरी, जिसमें से एक कैटेगरी मैंने समझा दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. इन सच स्ट्रेस लेंथ ऑफ द बॉडी टेंड्स टू चेंज. If it is in increasing mode, then it is called tensile stress. If it is in decreasing mode, यानी normal stress is such that उसका एक्शन इस तरीके से होता है कि लेंथ घटने लग जाती है. तो जितने बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, पिलर बनते हैं, है ना, उन पर कंप्रेसिव जब इंजीनियर बनाता है तो ये देख लेता है कि इसमें कितनी स्ट्रेस लगेगी. ठीक है, तो एक काम करते हैं. तो ये थी हमारी कौन सी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. अब वॉल्यूम स्ट्रेस पे आते हैं. इसमें तो नाम ही समझ में आ रहा है. अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वर्ड आते ही लेंथ के लिए, जिसमें वॉल्यूम घटे बढ़े, वॉल्यूम चेंज हो, जिसमें लेंथ चेंज हो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसमें वॉल्यूम चेंज हो वो वॉल्यूम स्ट्रेस. अच्छा, इसमें बस क्या था कि बढ़ रही है तो एक अलग कैटेगरी बना दी, मतलब लेंथ बढ़ रही है तो अलग कैटेगरी बना दी, लेंथ घट रही है तो उसे अलग कैटेगरी बना दी. यहां वॉल्यूम का बढ़ना और घटना एक ही कैटेगरी में पड़ते हैं. जैसे मैं बैलून में फूंक मारूं तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है ना, फूंक मारता जाऊं वॉल्यूम का, है ना, ये वॉल्यूम, और चाहे घटे. तो देखिए बेटा, इफ नॉर्मल स्ट्रेस इज, क्योंकि है तो ये नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में, है तो ये नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में, तो यदि नॉर्मल स्ट्रेस कुछ इस अंदाज में लग जाए, किस अंदाज में, सुनना, यहां थोड़ा सुनना पड़ेगा, कि जो बॉडी आपको दी गई है उसके हर पॉइंट पे नॉर्मल हो. जैसे, नहीं समझे, सपोज करो ये स्फीयर है. क्या है ये? स्फीयर. ठीक है, और मैंने कोई स्ट्रेस लगाई, केवल यहां लगाई ना, केवल यहां नहीं, यहां पर भी लगे नॉर्मल. देखो, पहले तो ये फील करना स्टार्ट करो कि नॉर्मल क्या होता है स्फीयर पे. हल्की सी टेंजेंट और फिर उस पर नॉर्मल, फिर यहां फोर्स लगे तो नॉर्मल, यहां लगे तो नॉर्मल, नॉर्मल. कोई जगह रह नहीं जाए, कोई जगह रह नहीं जाए. अब भले ही मैंने इस एरो और इस एरो के बीच में कोई एरो नहीं दिखाया है, इस एरो और इस एरो के बीच में कोई एरो नहीं दिखाया है, पर आपको ये इमेजिन करना है कि यहां पर भी फोर्स लग रही है, यहां भी लग रही है. तो सुनना, इफ, और ये क्या है बेटा, कौन सी फोर्स है? एफ एन. एफ एन माने नॉर्मल फोर्स. यदि नॉर्मल फोर्स आपके को दी गई बॉडी की हर जगह परपेंडिकुलर है. अच्छा, इसमें क्या था, केवल इधर और इधर परपेंडिकुलर थे, इधर से तो फोर्स लगी ही नहीं. देखो, इधर तो जैसे ये सिलेंडर है, ये तो फोर्स ऊपर लगाई, नीचे एरिया पे लगा दी, साइड में तो कोई फोर्स लगाई नहीं किसी ने, है ना, ये तो खाली रह गई. इसमें कोई जगह खाली नहीं रहना चाहिए, कोई जगह खाली ना रहे. समझ गए? इफ नॉर्मल फोर्स इस तरीके से लगे कि उस बॉडी के हर जगह परपेंडिकुलर हो, हर जगह परपेंडिकुलर हो, तो पता है अब इसके वॉल्यूम को घटना ही होगा. ये अब सॉलिड और डॉट का मतलब वही है. सॉलिड का मतलब इनिशियल फिगर, डॉट का मतलब फाइनल फिगर, जो हो जाएगा. अच्छा, यदि मान लो आपने देखा होगा, अच्छा पहले तो डेफिनेशन समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि नॉर्मल होनी चाहिए तभी तो नॉर्मल स्ट्रेस माना जाएगा, और ऐसी नॉर्मल हो कि कहीं पीछा ना छोड़े, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए. ठीक है, हर जगह परपेंडिकुलर हो, कोई जगह रह नहीं जाए. ये दो एरो के बीच में, भले ही मैं एरो, क्योंकि मैं इतने एरो तो नहीं बना पाऊंगा ना, हर जगह परपेंडिकुलर हो तो बॉडी का वॉल्यूम चेंज होने लग जाता है. अच्छा, ये एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं. जैसे ये कोई स्फेरिकल बैलून है, जब आप इसमें फूंक मारते हो तो आपको ये दिखने लग जाता है कि वो बढ़ गया साइज, है ना, ये तो दिख गया. लेकिन अब उस फूंक, जो एयर आपने ऐड करी, उसका प्रेशर फील करिए. क्या कोई ऐसी जगह है इस बैलून में जहां एयर अपना प्रेशर नहीं लगा रहा होगा? सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में, अपने दिमाग में क्वेश्चन भी जनरेट होने चाहिए. सर ऐसा कैसे संभव है कि हर जगह नॉर्मल हो जाए, हर जगह फोर्स नॉर्मल हो जाए, कोई जगह मिस ना हो? ऐसा संभव है. तो उसका एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं पहले. जैसे ये बैलून है, बैलून पे मैंने फूंक मारी, तो क्या केवल यही फोर्स लगती है एयर की? नहीं, यहां भी लगती है, यहां भी एयर का प्रेशर होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, बोलो, यहां भी होगा. क्या कोई ऐसी जगह है इस बैलून के अंदर, आप बताइए, जहां पर एयर का प्रेशर नहीं एक्टिवेट हुआ हो? बोलो, क्या लगता है आपको कि बैलून में, जैसे मैंने यहां और यहां के बीच में कोई एरो नहीं दिखाया, तो यहां पर एयर का प्रेशर नहीं लगा होगा?
लगा होगा, पर सर के लिए संभव नहीं है कि हर एरो को दिखा पाए। अब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस में शर्त ही यही है कि जिस बॉडी पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो बॉडी पर यदि हर जगह नॉर्मल फोर्स एक्टिवेट कर दोगे तो शेप नहीं चेंज होगी, उसका साइज, और वो भी किसमें, वॉल्यूम पे असर करेगा। ऐसे लगाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, ऐसे। अच्छा, यदि मैं अपनी उंगलियों से कोई बैलून लेता हूं, इमेजिन कर लो, फूक मार दी, घाट दी, उंगलियों से दबाऊंगा तो पता है उस बैलून के केवल 10, मेरे हाथों में अंगूठा उंगली मिला के 10 पॉइंट है, तो बैलून को अपने हाथों से दबाओ, केवल 10 पॉइंट ऐसे होंगे जिन्हें प्रेशर पॉइंट बोलोगे। केवल फोर्स में वहीं लगा पा रहा हूं। अब उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, दिस इज नॉट अ नॉर्मल, मैं ये जो एग्जांपल बोल रहा हूं कि मैंने एक बैलून लिया और अपने हाथों से दबाऊं, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि हर जगह नॉर्मल नहीं है, केवल 10 पॉइंटों पर लगा पाया हूं। और जब मैं दबाऊंगा तो पता क्या होगा, इस जगह से दब जाएगा, दूसरी जगह से खिसक जाएगा। समझना, एक जगह से दब जाएगा, दूसरी से उड़ जाएगा, वहां शेप चेंज होने लग जाएगी। इसीलिए इस डेफिनेशन में शर्त है, वॉल्यूम स्ट्रेस वर्ड आएगा ही तब जब आपको जो बॉडी दी गई हो उसमें कोई जगह मिस ना हो जाए। इमेजिन करो यदि मैं कोई सिलेंडर लेता हूं, सिलेंडर मैंने यहां भी लिया था, लेकिन इसके केवल क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल फोर्स लगाई थी। लेकिन यदि मैं, जैसे ये वाला सिलेंडर है, यहां से दबाया, यूं खिंच गया। बताना, यदि आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन करोगे, इसमें मेंसुरेशन का क्वेश्चन करोगे 10th लेवल में, तो वॉल्यूम एक जैसा है या चेंज है? बताइए वॉल्यूम, कि मैंने सिलेंडर को पिघला के दूसरा सिलेंडर बना दिया, एक तरीके से करते थे ना, कि मैंने सिलेंडर को मेल्ट करके स्फीयर बना दिया, तो मुझे बताना वॉल्यूम तो वही रहा ना, क्योंकि लेंथ मैंने दबाया, लेंथ कम हो गई लेकिन एरिया तो बढ़ गया ना। तो गौर से सुनना, यहां वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। फील कर पा रहे हो या नहीं? क्योंकि मैं आपको रिएक्शन नहीं देख पाता हूं ऑनलाइन में, मुझे बताते जाओ, मैं और अच्छा कोशिश करूंगा पढ़ाने की। फिर कुछ तो है ना बोल दिया करो कभी, कि ये समझ में आ रहा है ना कि वॉल्यूम स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ लेंथ चेंज हुई है, क्योंकि मैंने इसे दबाया और ये एरिया बढ़ गया। लेकिन केवल तुषार, कुलदीप और भूमिका को समझा पा रहा हूं मैं, है नहीं, केवल इन तीनों को ही समझा पा रहा हूं। मेरे भगवान, मुझे शक्ति देखो, और कोशिश करूंगा अच्छा, है नहीं। बाकी लोग मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं नहीं कि मैं और अच्छा पढ़ाऊं, चलो कोशिश करूंगा। अब इस सिलेंडर को दोबारा लिया मैंने, अब यदि मैं फोर्स यहां और यहां ना लगा के, सिर्फ यहां तो लगानी ही है, मैं इधर भी लगाने लग जाऊं, हर जगह कोई जगह मिस ना करूं, तो पता है इस सिलेंडर की मजबूरी हो गई, ऐसे ही होना पड़ेगा यार मुझे। अब तो समझिए अब सिचुएशन। नाउ दिस इज अ वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या डेफिनेशन है वॉल्यूम स्ट्रेस की? इफ फोर्स इज एक्टेड इन सच अ वे, नॉर्मल फोर्स एक्टेड इन सच अ वे कि कोई जगह मिस ना हो जाए और सरफेस पे हर जगह नॉर्मल, देन तभी वॉल्यूम में ऐसा रहेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। और एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो ये बॉडी एम ही है, ऐसे करके आम बना दिया मैंने, है ना, रैंडम शेप भी हो सकती है। और इस पर भी यदि कोई बंदा नॉर्मल फोर्स ही लगाए, नॉर्मल ही लगाए, ये ठान ले कि मुझे कोई जगह मिस ना हो जाए, और ठीक है कोई जगह रहनी जाए, तो पता है इस बॉडी का शेप नहीं चेंज होगी, जैसी शेप थी वैसी ही है। क्या चेंज हुआ है? साइज। क्या साइज में भी क्या चीज चेंज हुआ है? वॉल्यूम। हो शेप चेंज कहना किसे बोलते हैं वो बताऊंगा अभी। शेप चेंज होना, वेट करो, एक और फिगर आने वाला है, लेकिन पहले जो एक एक लाइन क्लियर करते जा रहा हूं वो की समझ में आ रहा है कि होनी तो नॉर्मल चाहिए और हर जगह नॉर्मल होनी चाहिए। अब होता क्या है, ये एग्जांपल तो प्रैक्टिकली सब समझ में आ गया कि बैलून में हवा भरी, वो एक्सटेंड हो गया, और बैलून ने जो हवा भरी, उस हवा ने इसके हर जगह फोर्स लगाई, हर जगह। लेकिन ये कैसे संभव है? सीरियसली उंगलियों से तो संभव है नहीं, क्योंकि यदि मैं सिलेंडर में यूं लगाऊंगा प्रेशर, तो यहां कौन लगाएगा? यूं कोशिश करूंगा तो नहीं हो पाएगा, कुछ जगह फिर भी खाली हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली ये लगती कैसे है? इमेजिन, मैं बता देता हूं अभी, बाकी तो डिटेल में धीमे धीमे सीखोगे। देखो इसे भी मिला, मैंने एक पिस्टन लिया, पिस्टन जानते हो ना, और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी।
ठीक है, पानी भर दिया मैंने एक पिस्टन, मतलब पानी लीक नहीं होगा कहीं से। अब बताइए यदि मैं पिस्टन को दबाता हूं तो क्या होगा, अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। पिस्टन को दबाता हूं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। आप पिस्टन, अरे इंजेक्शन होता है नहीं होता, इंजेक्शन सिरिंज खेलते हैं ना, मैं तो बहुत खेला हूं। इंजेक्शन में पानी भर भर के तकियों को लगाता था इंजेक्शन। एक बार बहुत मार पड़ी थी, है ना, बड़ा शौक था, इंजेक्शन भर लिया, है ना, और फिर तकिए में क्या कहते हैं घुसेड़ दिया और फिर इंजेक्शन लगा दिया, तकिया गीला कर दिया, कितना भरा मैंने। उसके बाद मसाई ने क्या किया, जब पता चल गया डांटा थोड़ा, तो वो निडल उठा के फेंक दिया, तोड़ के फिर दे दिया मुझे, अब खेल ले। तो अब उस इंजेक्शन को समझिए, ऐसे ही तो होता है ना, निडल तो मसाई ने तोड़ दी, उसे नहीं ले रहा मैं, ये होता है ही नहीं होता, बोलो। अब यदि इसमें पानी भर दूं मैं और यहां पे भी उंगली लगा दूं, उंगली पानी लीक ना करे, है ना, और इधर से दबाऊं तो अंदर क्या होगा बोलो, अंदर जो पानी भरा है उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, यदि मैं यहां पे कोई छोटी सी बॉल रखता हूं, बॉल रख दी अंदर, तो क्या लगता है, इस पानी की वजह से इस पर हर जगह प्रेशर आ रहा होगा। अब पानी इस पे हर जगह प्रेशर लगा रहा होगा, फिर तुमने पिस्टन दबा दिया और वेट बढ़ा दिया, तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये और बढ़ जाएगा। समझ गए? यानी यदि आपको इस तरीके का सीन जनरेट करना है तो हमारी उंगलियां नहीं कर पाती है ये काम, फ्लूइड कर सकता है ये काम। कौन कर सकता है? फ्लूइड। फ्लूइड कर सकता है। और प्रेशर बढ़ा दीजिए, इसमें क्या होगा, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां फ्लूइड ने अपना प्रेशर नहीं लगाया हो, सब जगह, सब जगह। क्योंकि इस टाइप की स्ट्रेस जनरली लिक्विड ही लगा पाते हैं, और लिक्विड में सबसे इजीली अवेलेबल लिक्विड कौन है? वाटर। कौन? वाटर। तो इसलिए वॉल्यूम स्ट्रेस का एक नाम हो रहा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसका जो नाम पड़ा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक वर्ड हाइड्रो मतलब पानी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ऐसी स्ट्रेस, क्योंकि डेफिनेशन इसकी कैसी है बताओ, बहुत बारीक डेफिनेशन दे दी कि नॉर्मल स्ट्रेस हो, वो भी हर जगह, कोई जगह मिस ना हो। तो भैया हमारी उंगलियों की बस की बात तो है नहीं, ऐसी स्ट्रेस जनरली फ्लूइड लगा पाते हैं। और फ्लूइड में भी, फ्लूइड माने लिक्विड गैस दोनों, और फ्लूइड में भी इजीली अवेलेबल कौन होता है? वाटर। तो जब से, इसलिए इसका नाम हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी डल गया है। तो बोलो सच्चे दरबार की जय। ये समझ में आया या नहीं आया? अब शियर स्ट्रेस और पढ़ा दूं, यहाँ एक और भूमिका उसे जाने की जल्दी पड़ रही है सर, धोखा हो गया, आपने एक मीटिंग की कह के। चलिए ठीक, एक और बस बता दूं, बस आप उसे देखना चाह रहे हो, पर्दा हटा दूं, है नहीं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है अब। तो चलिए, शियर स्ट्रेस, मान लो ये कोई मैंने क्यूब लिया, क्यूब 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 क्यूब, ठीक, और इसका जो बॉटम है वो रिजिडली क्लैंप कर दिया। क्या कर दिया? रिजिडली क्लैंप। ये मतलब ये हिलेगा नहीं, फेविक्विक का मजबूत जोड़, बिल्कुल कस के, इसे कोई नहीं ला सकता, मान लो, समझ गए, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक, अब मैंने इस पर थोड़ा बड़ा बनाऊं, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, है नहीं, ठीक, नीचे वाला पोर्शन क्या कर दिया? रिजिडली क्लैंप कर दिया, हिलेगा नहीं, रिजिडली क्लैंप। अब ओबियसली ये वाली फोर्स तो अलाउ है नहीं मुझे, क्योंकि ये तो नॉर्मल फोर्स है। वी आर नाउ अंडर द कैटेगरी ऑफ शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब यदि मैं इस पे फोर्स ऐसे लगाऊं, अब क्योंकि नीचे वाला बॉटम रिजिडली क्लैंप है, तो ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी। समझ गए? नहीं समझ गए? एक्सेलरेट नहीं होगी ये, तो क्लैंप किया ही इसलिए मैंने। तो क्लैंप करने के पीछे जो मेरी इंटेंशन है ना, वो सिर्फ ये है कि ये आगे ना खिसके। ठीक, अब जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा जब मैं, हालांकि बहुत माइनर इसमें होगा, लेकिन बहुत ज्यादा बारीक बनाऊंगा तो मैं फिगर नहीं पहुंचा पाऊंगा आप तक। हाँ, देखना पीछे से समझ पा रहे हो कुछ? फिगर में आ रहा है मैनेज, फिगर में मैनेज हो पा रहा है कुछ नहीं? जैसे आप मोटी सी प्रति फंडामेंटल लेते हो, किताब होती है ना मोटी मोटी, उस पर फोर्स लगाओगे तो शेप ऐसी हो जाती है ना किताब की। बोलो पल्ले पड़ा है या नहीं पल्ले पड़ा? इसमें वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ है, इसमें शेप ही चेंज हो गई। क्यूबॉइड था, पैरेललोपाइप्ड हो गया।
अब हम में से कई लोगों ने पैरेललोपाइप्ड वर्ड पहली बार सुना होगा शायद, जैसे स्क्वायर का 3D वर्जन क्यूब कहलाता है, स्क्वायर का 3D वर्जन क्यूब, रेक्टेंगल का 3D वर्जन क्यूबॉइड, सर्किल का 3D वर्जन स्फीयर, पैरेललोग्राम का 3D वर्जन पैरेललोपाइप्ड कहलाता है। तो अभी बताओ, ये है टेंजेंशियल स्ट्रेस। इज इट ओके और नॉट? अब आप देख लो, अब आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिर्फ लेंथ चेंज होगी, वॉल्यूम स्ट्रेस में वॉल्यूम चेंज होगा, और शियर स्ट्रेस में शेप चेंज होगी, नॉर्मल स्ट्रेस में साइज चेंज होगा। और साइज चेंज होना हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, लेंथ और वॉल्यूम। हाँ, लेंथ वाले में दो कैटेगरी और बना दी है, बढ़ने वाली और घटने वाली। वॉल्यूम में घटे चाहे बढ़े एक ही कैटेगरी में पढ़ना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है।